Hello students, today we are going to start a new series in which we will try to solve some previous year questions from UGC NET examination. And first of all, we will solve some question from the unit first, that is your fundamental of environmental science. The very first question is based on match the following, and we are given with dates, different dates एंड डिफरेंट इवेंट्स. आपको एक तरफ इवेंट्स दे रखे हैं, डेट्स दे रखे हैं, यू हैव टू सिंपली मैच द फॉलोइंग. ठीक है. हमारे पास इवेंट कौन कौन से हैं? वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड डाइवर्सिटी डे, बायोडाइवर्सिटी डे और नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे और इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. तो जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है हमारा, ये हमेशा सेलिब्रेट होता है कौन सी डेट को? 5 जून को. सो ए इज़ मैचिंग विद 1. 22 मई को हमारा हम कौन सा डे सेलिब्रेट करते हैं? हमारा जो इवेंट होता है दैट इज़ वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे. 2 दिसंबर को हम नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाते हैं. और जो 21 मार्च है इस डे पे जो इवेंट होता है दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. सो द सीक्वेंस विल बी, करेक्ट सीक्वेंस विल बी, ए इज़ मैचिंग विद 1, बी इज़ मैचिंग विद 2, सी इज़ मैचिंग विद 3 एंड डी इज़ मैचिंग विद 4. ये आपका करेक्ट सीक्वेंस हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन दिस मैच. You are given with some different dates and events. World Environment Day, World Nature Day, International Day of Preservation of the Ozone Layer, and then we have Earth Day. ठीक. तो एज वी हैव ऑलरेडी सीन इन प्रीवियस क्वेश्चन कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट होता है कब? 5 जून को. जो हमारा वर्ल्ड नेचर डे है ये हमारा सेलिब्रेट होता है 3 अक्टूबर को. ठीक है. इट मीन्स ए इज़ मैचिंग विद 1. ठीक है. 16 सितंबर को जो यूज़ होता है दैट इज़ ओजोन लेयर, इंटरनेशनल डे ऑफ preservation of ozone layer. So B is matching with this 3. And 22 अप्रैल को हम सेलिब्रेट करते हैं हमारा अर्थ डे. ठीक है. सो दिस C is matching with 4. So the correct answer will be A is matching with 1, B is matching with 3, C is matching with 4 and D is matching with 2. So this is your correct answer. The next question is again from the same event. You are given with different events with different dates और आपको मैच करना है कौन किस दिन सेलिब्रेट होता है. ठीक है. तो इसको हम क्विकली सॉल्व करेंगे. अभी हमने पहले भी क्वेश्चन में देखा था कि, और इससे आपको ये भी समझ आ जाएगा कि मोस्टली क्वेश्चन रिपीट होते हैं. ठीक है. तो वर्ल्ड ओजोन डे हमारा 16 सितंबर को. ठीक है. 21 मार्च को हमारा जो सेलिब्रेट होता है दैट इज़ इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. ठीक है. 22 मार्च को हम सेलिब्रेट करते हैं वाटर से रिलेटेड, दैट मीन्स वर्ल्ड वाटर डे. एंड जो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर का आता है इस दिन हम सेलिब्रेट करते हैं जो वर्ल्ड का हैबिटेट डे होता है. ठीक है. इसलिए जो हमारा करेक्ट आंसर होगा कि 21 मार्च को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट. सो ए इज़ मैचिंग विद 3. 16 सितंबर को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं वर्ल्ड ओजोन डे, दैट इज़ इसको हम एज ए इस ओजोन डे सेलिब्रेशन के लिए करते हैं, ओजोन डे के लिए. और सी इज़ मैचिंग विद 2, दैट इज़ 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे है. और जो हमारा डे है दैट इज़ जो फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर आता है. हाँ, क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है कि वर्ल्ड हैबिटेट डे किस दिन सेलिब्रेट होता है, या फिर इस तरीके से आ सकता है कि इस पर्टिकुलर ईयर को वर्ल्ड हैबिटेट डे किस दिन सेलिब्रेट हुआ, क्योंकि फर्स्ट मंडे एक डे को तो आएगा नहीं ना. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन टेंड्स टू प्रोड्यूस एरिड एरियाज इन 30 डिग्री लैटिट्यूड पे या 10 डिग्री लैटिट्यूड पे, 60 डिग्री पे या इक्वेटर पे. एक्चुअल में जो इक्वेटर होता है, इक्वेटर में हमेशा जो वार्म एयर होती है, और जब ये वार्म होने के कारण जब ये एयर राइज होती है, ठीक है, तो ये हमेशा एक लो प्रेशर का एरिया फॉर्म करती है. ठीक है. और ये लो प्रेशर की एरिया की वजह से देयर विल बी लॉट्स ऑफ रेनफॉल. ठीक. व्हेन इट कम्स टू 60 डिग्री
इसमें भी एयर राइज होती है. इट ऑल्सो कॉजेज सम precipitation. इसमें ज़्यादा हैवी रेनफॉल होता है बट इट ऑल्सो कॉजेज सर्टेन precipitation. ठीक. अब जो हमारा 30 डिग्री लैटिट्यूड है ना, यहाँ हमारी जो द राइजिंग एयर जो होती है वो हल्का सा फॉरवर्ड हल्का सा मूव होती है. ठीक है, किस डायरेक्शन में? पोल्स की तरफ. ठीक है, और ये इसके डिसेंड होने से इट क्रिएट्स सम हाई प्रेशर बेल्ट्स. ओके, और इस वजह से, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ हमारी जो एरियाज़ होगा, जो एरिड एरियाज़ होंगे वो मोस्टली इस रीजन में होंगे. और सिर्फ इस हाई प्रेशर बेल्ट्स की वजह से और ये जो पोलर मूवमेंट हो रहा है इसकी वजह से जितने भी हमारे मोस्ट ऑफ द जो वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट जो ग्रेट या लार्ज डेजर्ट होते हैं ना, वो डेजर्ट इसी एरिया में होते हैं. ठीक है, इस 30 डिग्री नॉर्थ से लेके 30 डिग्री साउथ तक हमारे पास बहुत सारे एरिड एरियाज होंगे. सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास. 2 रीज़न दे रखे हैं और रीज़न और उसका असर्शन दे रखा है एंड यू हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन सा मैच हो रहा है. अब देखो ये कह रहा है कि at constant temperature the solubility of ammonia in water increases with decrease in pH. and reason दे रखा है the solubility of the all gases increases with decrease in pH. अब देखो एक्चुअल में क्या होता है, जो अमोनिया है एक तरीके से अमोनिया हमारे पास ये एक वीक बेस है. ठीक है, और जैसे जैसे pH डिक्रीज होगा, जब pH हमारा डिक्रीज होगा, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये एक तरीके से pH डिक्रीज होने से हमारे पास इसकी ये pH डिक्रीज होना मतलब ये ज़्यादा एसिडिक हो रहा है. और एसिडिक होने का मतलब है कि अमोनिया जो है वो ज़्यादा अमोनियम आयन बनाएगा. और ठीक है, और जो हमको क्या दे रहा है, जिससे कि क्या हो रही है, अमोनिया की सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी वाटर उसमें. ठीक है, वाटर में बढ़ेगी. ठीक, तो ये स्टेटमेंट तो हमारा ट्रू है. ठीक, अब चेक करते हैं दूसरा स्टेटमेंट. तो ये रीज़न क्या दे रहा है कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल गैसेस इंक्रीज विद द डिक्रीज इन पीएच. अब हमने ये तो देख लिया कि अमोनिया की बढ़ती है जब पीएच कम होता है. लेकिन जो हर गैस है, जो जितनी भी गैसेज है ना, मोस्टली हर गैस अलग अलग तरीके से रिएक्ट करती है. ठीक है, जैसे मतलब अमोनिया तो हमने कहा ठीक है उसकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है. ठीक है, लेकिन जहाँ हमारे पास और भी गैसेज हैं, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना, ये वाला बिहेवियर नहीं शो करती. ठीक है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि हमारा द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑल गैसेस इंक्रीजेज विद द डिक्रीज इन पीएच. तो सी दिस इज योर फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर विल बी ए इज ट्रू whereas R is false. ठीक, तो this C will be your correct answer. हेलो, आज हम फिर से सॉल्व करते हैं कुछ नेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो कि फंडामेंटल्स ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड है. एंड द क्वेश्चन इज यू आर गिवन विद सम असर्शन एंड रीजन. एंड असर्शन इज बायोस्फीयर कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्सीलेंट life support system which is sustainable and can fulfill all human needs. The size and productivity of the biosphere is limited by the availability of water, nutrients and environmental condition. In general, अगर हम इस स्टेटमेंट को देखें रीज़न को, कि बायोस्फीयर का जो साइज़ और उसकी प्रोडक्टिविटी होती है ना, वो डिपेंड करती है कि उसमें वाटर कितना अवेलेबल है, न्यूट्रिएंट है कि नहीं है, और इन्वायरमेंटल कंडीशन कैसे. सो दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू. ठीक, ये स्टेटमेंट हमारा असर्शन क्या कह रहा है कि जो बायोस्फीयर है, ठीक है, ये एक एक्सीलेंट लाइफ सपोर्ट सिस्टम मतलब फॉर्म कर रहा है विच इज सस्टेनेबल एंड कैन फुलफिल ऑल ह्यूमन नीड्स.
ये कुछ ज़्यादा ही एग्जैजरेट इन्होंने कर रखा है, क्योंकि ये कह रहा है कि इट कैन फुलफिल ऑल ह्यूमन नीड्स, विच इज़ क्वाइट अ लाई. ठीक है, सो यू कैन से दिस स्टेटमेंट इज योर फॉल्स. लेट्स कम टू द ऑप्शंस. बोथ ए एंड आर आर करेक्ट. नहीं, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन भी नहीं है. ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एंड दैट इज ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू. नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, इट इज़ वेरी सिंपल क्वेश्चन. द अपरमोस्ट जोन ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ वेयर शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इज ट्रोपोस्फेयर में, स्ट्रेटो में, या मीजोस्फेयर में, या थर्मोस्फेयर में. अब जनरली अगर हम देखें ना, तो जो ट्रोपोस्फेयर है ये हमारी लोएस्ट लेयर है. ठीक है, ये हमारी लोएस्ट लेयर है, जहाँ नॉर्मली हमारे जितने भी वेदर के फिनोमिना हैं वो सारे हैपन होते हैं. ठीक, जो स्ट्रेटोस्फेयर है, यहाँ नॉर्मली ग्रीन हाउस गैसेस भी एब्जॉर्ब होती हैं. स्ट्रेटोस्फेयर से इट कंटेन्स ओजोन लेयर. ठीक, जो कि नॉर्मली जो मीडियम एंड लॉन्ग हमारे यूवी रेडिएशन होते हैं इसको एब्जॉर्ब करती है. ठीक, जो मीजोस्फेयर है हमारी, इसको जनरली हम कहते हैं कोल्ड लेयर. ठीक, जहाँ हमारे नॉर्मली मीटियर्स बर्न होते हैं. जो हमारी वेरएज जो आपकी थर्मोस्फेयर है, दिस इज़ अर्थ की वो एटमॉस्फेयर जहाँ की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन. सो इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, थर्मोस्फेयर. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्यूम दैट द एटमॉस्फेयर इज आइसोथर्मल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड and maximum daily surface temperature is 35 degree centigrade. The mixing height will be. ठीक, तो जो जनरल फार्मूला होता है मिक्सिंग हाइट का, और हमारे पास ये दे रखा है दिस वन कि टेक एडियाबेटिक लैप्स रेट टू बी 1 डिग्री सेंटीग्रेड बट पर 100 मीटर. ठीक, तो हमारा जो लैप्स रेट है ना, जिसको हम गामा से डिनोट करते हैं, तो गामा इज गिवन एज 1 डिग्री सेंटीग्रेड पर 100 मीटर. ठीक है, जिसको कि हम रीराइट कर सकते हैं 0.01 के पर मीटर. ठीक है, तो हमारा जो जनरल फार्मूला होता है लैप्स रेट को कैलकुलेट करने का, दिस इज सिंपली टी एस माइनस टी ए अपॉन गामा. ठीक, वह टी एस हमारा जो सरफेस टेम्परेचर है वो कितना दे रखा है 35. ठीक, यानी 35 माइनस 25 डिवाइडेड बाई 0.01, दैट विल कम आउट एज 100 01. हाँ, तो इट विल बी कम आउट एज 1000 मीटर, और 1000 मीटर को अगर मैं कन्वर्ट करूँ तो ये हो जाएगा हमारा 1 किलोमीटर. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. यानी सीधे सीधे आपको हाइट का फॉर्मूला लगाना है. जो हमारी मिक्सिंग हाइट होती है उसका फॉर्मूला होता है द मिक्सिंग हाइट विल बी इक्वल्स टू टी एस माइनस टी ए अपॉन गामा. ठीक है, ये पर 100 मीटर पे दे रखा था, इसलिए आपने इसको 100 से डिवाइड कर दिया, तो ये जगह 0.01 डिग्री सेंटीग्रेड पर मीटर. ठीक है, सो ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया 1 जब आपने इसको कैलकुलेट किया. तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दैट इज जियोथर्मल ग्रेडियंट इन अर्थ इज यूनिफॉर्मली थ्रू आउट, हायर इन कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर में, या हायर है सबडक्शन जोन्स में, या लोअर है मिड ओशियनिक रिज में. ठीक, तो एक्चुअल में जो हमारा जियोथर्मल ग्रेडियंट है वो यूनिफॉर्म तो बिल्कुल भी नहीं होता है. सो दिस ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ठीक, वेयर एज जो हमारा ये हमेशा जो कॉन्टिनेंटल लिथोस्फीयर्स है ना, इसमें हमेशा हायर होता है. सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फॉर एन ओवरकास्ट
डे और नाइट द एटमॉस्फेयर इज स्टेबल है, न्यूट्रल है, स्लाइटली स्टेबल है या अनस्टेबल है। तो एक्चुअली जब हमारा कोई ओवरकास्ट डे या नाइट होता है तो इट इज़ कैरेक्टराइज बाय जब हमारे पास एक एक्सटेंसिव क्लाउड कवर होता है, ठीक, और विच सिग्निफिकेंटली अफेक्ट्स द एटमॉस्फेयर थर्मल स्ट्रक्चर। द क्लाउड एक्ट एज अ ब्लैंकेट, ठीक है, जो हमारे क्लाउड हैं वो ब्लैंकेट की तरह कवर करते हैं, जिससे क्या हो रहा है, ट्रैपिंग हीट एंड रिड्यूसिंग द टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन द सरफेस एंड हायर एल्टीट्यूड का। और ये जो सिचुएशन है, दिस ऑफन लीड्स टू द न्यूट्रल काइंड ऑफ सिचुएशन। तो इस सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, जो हमारा एटमॉस्फेयर है ये न्यूट्रल है, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, दैट इज यू आर गिवन विथ सम असर्शन एंड रीजन। अपर एटमॉस्फेयर सील्स लाइफ ऑन अर्थ, ठीक है, एंड रीजन दे रखा है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आर एब्जॉर्ब इन द अपर एटमॉस्फेयर, ठीक। अब इस क्वेश्चन का देखो, अपर मोस्ट एटमॉस्फेयर सील्स लाइफ ऑन अर्थ, ये ट्रू हो गया, ठीक है, ठीक, क्योंकि ये एब्जॉर्ब क्या करती है, अपर मोस्ट जो लेयर होगी वो एब्जॉर्ब करती है जो हमारी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस को हैं, ठीक है। जो रीज़न दे रखा है वो क्या कह रहा है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब इन द अपर एटमॉस्फेयर, सही, ठीक। लेकिन ये इसका कोई करेक्ट दोनों एक्सप्लेनेशन हमारे सही हैं, दोनों रीज़न हमारे ट्रू है, मतलब हमारा असर्शन भी सही है, क्योंकि अपर मोस्ट जो लेयर होती है वो प्रोटेक्ट करती है हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, ठीक है। लेकिन और अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एब्जॉर्ब होते हैं अपर एटमॉस्फेयर में, ठीक है, लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है नहीं, ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ऐसा नहीं हो रहा ना कि क्योंकि ये अपर लेयर है इस वजह से ये लाइट को सील कर रही है, इस वजह से ये अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, ऐसा तो नहीं है, ठीक। तो सही तो दोनों है, बट एक दूसरे का करेक्ट हमारे पास एब्जॉर्प्शन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्केल लेंथ ऑफ प्रेशर वेरिएशन इन एटमॉस्फेयर इन वर्टिकल डायरेक्शन इज अबाउट 4.5 किलोमीटर, 4.8 किलोमीटर, 7 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, ठीक। इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज 7 किलोमीटर, ठीक है, ठीक। एक्चुअल में जो एटमॉस्फेरिक स्केल हाइट होती है ना लगभग, तो वो स्केल लेंथ हमारी नॉर्मली होती है 7 किलोमीटर का। मतलब इसका मतलब क्या हो गया, द एल्टीट्यूड एट विच एटमॉस्फेयर, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है दैट डिक्रीजेज बाई अ फैक्टर ऑफ ई, और जिसकी वैल्यू होती है 2.718, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो रहा है 7 किलोमीटर, ठीक। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ स्केल लेंथ रिप्रेजेंट मीजो स्केल मोशन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक। अब जो मीसो स्केल एटमॉस्फेयर होता है इन द एटमॉस्फेयर, ये इनकम्पस करता है ऐसे फिनोमेना को दैट अकर ऑन द इंटरमीडिएट स्पेशियल स्केल, ठीक है, जो टिपिकली रेंज करता है फ्रॉम 30 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर, ठीक है। ये इंक्लूड करता है वेदर सिस्टम को, लाइक सी ब्रीजेस को, माउंटेन्स और वैलीज में जो विंड होती हैं, स्क्वेल लाइंस को, मीजो स्केल कन्वेक्शन कॉम्प्लेक्शंस को, ठीक है। तो हमारे पास जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 30 किलोमीटर टू 400 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग एड्स टू द कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, ठीक है। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, मुझे लगता नहीं कि आई शुड एक्सप्लेन दिस क्वेश्चन। वॉल्केनिक एक्शन से भी कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है, रेस्पिरेशन से भी होता है, ठीक है, ऑल्सो एड्स CO2 टू द एटमॉस्फेयर। डिके, जब डिके होता है किसी ऑर्गेनिक मैटर का तब भी ये ऐड करता है, वेयर एज जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस है ना ये ऐड नहीं करती, ठीक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में कार्बन एब्जॉर्ब हो रही है, ना कि वो रिलीज हो रही है, ठीक है। तो इसलिए करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है द बैलेंस बिटवीन photosynthesis and photo respiration is related to the ratio of O2 and CO2 in the atmosphere.
उसका टेम्परेचर, उसका कांस एनाटॉमी एंड द रेशियो ऑफ CO2 एंड H2O। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन में हमारे पास एक से ज़्यादा ऑप्शन सही है। ठीक है, जो बैलेंस होता है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का, वो सीधे सीधे रेशियो ऑफ O2 एंड CO2 जो एटमॉस्फेयर है उस पर भी डिपेंड करता है, उससे रिलेट करता है। ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो रिलेटेड टू द किससे, टेम्परेचर से। ठीक है, कांस एनाटॉमी भी इसमें रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि इट इज़ अ specialized structure of C4 plants that helps minimize photo respiration by concentrating CO2। ठीक है, तो इसलिए ये भी है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, वेयर एज दिस इज़ नॉट ट्रू, ये हमारा फॉल्स होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ये तीनों ऑप्शन होंगे। ठीक है, कि जो फोटोसिंथेसिस और फोटो रेस्पिरेशन का बैलेंस है ना, वो इन तीनों से रिलेटेड है। Hello. Today we are going to solve some previous year's question from the unit 1, and that unit 1 is fundamentals of environmental science, and the question is the source of the stratospheric nitrogen tetroxide is atmospheric N2, tropospheric N2O, and tropospheric NO2। ठीक, अब एक्चुअली जो प्राइमरी सोर्स ऑफ नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड है इन स्ट्रेटोस्फेयर इज द फोटो डिसएसोसिएशन ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है, फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर। ओके, एक्चुअली द नाइट्रस oxide is a long-lived greenhouse gas rises from the tropospheres into the stratospheres, okay, where it is broken down by ultraviolet radiation। okay, this photo disassociation process leads to the formation of various nitrogen oxide। उसमें नाइट्रिक ऑक्साइड भी आएगा, उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी आएगा, एंड which can further react to form NO4। ओके, सो इसके लिए, और ये हमारे जो ये नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है ना, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं जो जब हम किसमें, स्ट्रेटोस्फेरिक केमिस्ट्री में, ठीक है, या इन जनरल हम कह सकते हैं इन ओजोन लेयर डिप्लीशन में। ठीक, सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द वेवलेंथ that are most important in the context of stratospheric ozone depletion are 280 to 320 nanometer, 400 to 700, 700 to 900 and greater than 900। एक्चुअल में जो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन है वो प्राइमरी ड्रिवन होती है यूवी रेडिएशन से। ठीक है, और वो भी पर्टिकुलरली किस में, यूवी बी रेडिएशन में। ओके, ठीक, एंड जो इसका रेंज है दैट इज, जो वेवलेंथ है दैट कम्स अंडर 280 to 320 nm। ओके, सो इट्स करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए कॉमन फीचर ऑफ द सिनेप्टिक and mesoscale motion in the atmosphere is that their vertical motion component is more in the magnitude than horizontal wind component। Vertical motion component यानी VMC is roughly comparable to horizontal wind component। Vertical motion component is an order of magnitude smaller than the horizontal wind component and properties can be studied by the conventional synaptic networks। एक्चुअल में जो सिनेप्टिक स्केल्स एंड मीजो स्केल्स एटमॉस्फेरिक मोशंस, ये रेफ़र करते हैं किसको, टू अ डिफरेंट स्केल्स ऑफ दैट आर डिफरेंट स्केल्स फॉर वेदर फिनोमिना। ओके, सो ईच कैरेक्टराइज्ड बाय द डिस्टिंक्ट स्पेशियल एंड टेम्पोरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जो सिनेप्टिक स्केल मोशंस है इट कवर्स लार्ज जियोग्राफिक एरियाज, ठीक है, एंड इंक्लूड्स वेदर सिस्टम्स लाइक हाई एंड लो प्रेशर सिस्टम्स।
ओके, वेयर एज जो मीजो स्केल मोशंस है दे आर द स्मॉलर स्केल फिनोमिना, जो हमारे हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की, टेंस टू हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर की रेंज से जाते हैं, सच एज जो हमारे थंडर स्टॉर्म्स हो गए, सी ब्रीजेस हो गए, माउंटेन वैली विंड्स हो गई. डिस्पाइट देयर स्मॉलर स्पेशियल एक्सटेंट, मीजो स्केल सिस्टम ऑल्सो एग्जिबिट predominantly horizontal wind component with vertical motion typically occurring on the smaller scale and with lower intensity compared to the horizontal wind speed. So in that matter the correct answer is option number C, यानी कि जो vertical motion component है is an order of magnitude smaller than the horizontal wind component. So the correct answer will be option number C. Next question is photoionization of gas molecules maintains the temperature profile of which atmospheric layer? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर. एक्चुअली जो थर्मोस्फेयर्स होती है वो आपकी फोर्थ लेयर है अर्थ के एटमॉस्फेयर में, जो कि मीजोस्फेयर से ऊपर और एक्सोस्फेयर से नीचे है. ठीक है. इन दिस लेयर सोलर रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाई, ये सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब होता है गैस मॉलिक्यूल से, जो कि कॉज करता है उनके आयनाइजेशन के लिए, और जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं फोटो आयनाइजेशन. ओके. दिस एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी लीड्स टू अ significant increase in temperature with altitude, making, जिससे क्या होता है कि जो थर्मोस्फेयर्स है वो हॉटेस्ट लेयर बन जाती है एटमॉस्फेयर में. ठीक है. और जो जितना हाई अल्ट्रावायलेट यूवी रेडिएशन और एक्स रे रेडिएशन from the sun is primarily responsible for the ionization of gas molecule, which in turn maintains the temperature profile of the thermosphere. So जो इसका correct answer है ना, that is option number D, which is your thermospheres. ठीक. तो जो कौन सी लेयर में रिस्पॉन्सिबल हो रहा है, दैट इज थर्मोस्फेयर में. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is major photochemical oxidant? pan और ओजोन, एल्डिहाइड्स एंड जो परऑक्सी बेंजोइल नाइट्रेट होता है. ठीक. तो जो फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट्स हैं आर द बेसिकली इन जनरल एयर पॉल्यूटेंट्स फॉर्म थ्रू द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग, जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, सनलाइट, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, यानी इसमें क्या क्या आएगा, सनलाइट, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, इसके ऑक्साइड्स आते हैं, एंड जो भी हमारे VOCs होते हैं यानी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं. ठीक है. अब ओजोन हमारा जो है इज अ मेजर फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट फॉर्म्ड इन द लोअर एटमॉस्फेरिक, जिसकी ट्रोपोस्फेयर है. ठीक है. बाय द इंटरेक्शन ऑफ द सनलाइट विद द NOx यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और VOCs के बीच में. ठीक. और ओजोन जो हमारी होती है वो कंट्रीब्यूट करती है सिग्निफिकेंटली टू द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉग. ठीक है. जो कि हार्मफुल होता है फर्दर किसके लिए, ह्यूमन हेल्थ के लिए और हमारे वेजिटेशन के लिए. यानी जो हमारा फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट है दैट इज योर ओजोन. सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी. hello, we were solving some problem from the unit first of UGC NET syllabus, that is fundamentals of environmental, and the next problem we have taken is from previous year's NET examination, and the question is based on the, you are given with some assertion and reason. The assertion is a temperature is in the stratosphere is increases with increase in altitude, and reason is photo dissociation of the O2 in the stratosphere makes the lapse rate positive. So let's first check the assertion. It says temperature in the stratosphere increases with the increase in altitude, which is a true statement. Whereas when it comes to the reason, this photo dissociation of the O2 in the stratosphere makes the lapse rate positive. It is a false one. So the correct answer of this question should be A is true but R is false. It should be option number C. Next question is, mixing height during night is typically in the range less than few hundred meters.
it's ranging between 1 to 2 किलोमीटर, 2 to 3 किलोमीटर एंड 3 to 4 किलोमीटर. सो पहले समझते हैं मिक्सिंग हाइट क्या होती है. तो मिक्सिंग हाइट रेफर्स टू द वर्टिकल एक्सटेंट विद इन द एटमॉस्फेयर वेयर pollutant can disperse and mix effectively. ओके, सो एक्चुअल में जो नाइट के टाइम पे होता है, मिक्सिंग हाइट की जो रेंज होती है इट कम्स बिटवीन लेस देन फ्यू हंड्रेड मीटर्स. एक्चुअली the limitation occurs because stable air prevent vertical mixing, trapping pollutant near the surface and reducing their dispersion. तो एक्चुअल में जो मिक्सिंग हाइट है ड्यूरिंग द नाइट आर कन्फाइंड टू अ फ्यू हंड्रेड meters, emphasizing the challenges in pollutant dispersion and air quality management under such conditions. So answer will be option number A. Next question is, the ionic series species O plus, O2 plus and N2 are found in generally in troposphere में, stratosphere में, mesospheres में या heterosphere में. ठीक, तो इसका जो करेक्ट आंसर है इट इज़ दे आर जनरली फाउंड इन हेट्रोस्फेयर. ओके, द हेट्रोस्फेयर एक तरीके से इट इज़ अपर पार्ट ऑफ द अर्थ की एटमॉस्फेयर का, जहाँ गैस आर स्ट्रेटिफाइड इनटू लेयर्स बेस्ड ऑन द मॉलिक्यूलर वेट. ठीक है, तो जो लाइटर गैसेस होती हैं जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, ठीक है, एंड ऑक्सीजन हो गया, ये डोमिनेट करते हैं अपर मोस्ट लेयर को, जबकि जो हैवियर गैसेस होती है लाइक नाइट्रोजन हो गया एंड ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये नॉर्मली हमारी डोमिनेट करती हैं, ये हमारी लोअर लेयर में फाउंड आउट होती हैं. तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा इट विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हेट्रोस्फेयर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू हैव टू फाइंड आउट द मैच. You simply have to, you are given with two lists. List 1 has aerosols, type of aerosols, and list 2 have different sources, and you simply have to match these. So you are given with primary natural aerosol, secondary natural aerosols, primary anthropogenic aerosols and secondary anthropogenic aerosols. Okay, so एरोसॉल एक तरीके से क्या होता है, दे आर द टाइनी पार्टिकल जो सस्पेंड होते हैं इन एटमॉस्फेयर में. ठीक है, उनको हम उनके सोर्सेज के बेसिस पे क्लासीफाई करते हैं. ठीक, तो एक्चुअल में जो प्राइमरी नेचुरल एरोसोल है दैट द सोर्स इज सॉइल डस्ट, वेयर जो सेकेंडरी नेचुरल एरोसोल्स हैं इसका जो सोर्स है दैट इज ऑर्गेनिक मैटर्स फ्रॉम बायोजेनिक गैसेस से. ठीक है, वेयर एज व्हेन इट कम्स टू द प्राइमरी एंथ्रोपोजेनिक एरोसोल्स, ठीक, ये आता है, इसका जो सोर्स है इट इज़ फ्रॉम सूट्स फ्रॉम बायोमास बर्निंग से, और जो सेकेंडरी एंथ्रोपोजेनिक है वो हमारा सल्फेट एरोसोल्स फ्रॉम जो कहाँ से आते हैं, पावर प्लांट या से SO2 एमिशन से. यानी इसका जो ऑप्शन हो गया इट विल बी A इज़ मैचिंग विद 4, B इज़ मैचिंग विद 1, C इज़ मैचिंग विद 3 and sorry, C is matching with 2 and D is matching with 3. Next question is, for spherical aerosol particle smaller than about 30 micrometer with the density greater than air, the settling velocity varies with size ds. तो जो एक्चुअल में जो सेटलिंग वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है इसको हम लिख सकते हैं vs will be equals to 2/9 into rho p minus rho a upon eta into g d स्क्वायर. ठीक है, ये हमारा vs हमारा सेटलिंग वेलोसिटी होगी, ये रो p हो गया, ये डेंसिटी हो गई पार्टिकल की, ये डेंसिटी p रो a हो गया हमारा डेंसिटी ऑफ एयर डेंसिटी. ठीक है, वेयर एज जो हमारा g है, g हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ठीक है, एंड ईटा इज़ द डायनेमिक वेलोसिटी ऑफ द एयर है. तो इस फॉर्मूला से हम डायरेक्टली आप देख सकते हो कि दिस vs इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d स्क्वायर. सो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, द इफेक्ट ऑफ सल्फेट एरोसॉल इन द अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ टू डिक्रीज पार्टिसिपेशन, डिस्ट्रॉय ओजोन, या कूल क्लाइमेट चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है, या
वार्म ग्लोबल क्लाइमेट के लिए। ठीक, तो जो हमारा सल्फेट एरोसोल्स हैं वो बहुत फाइन पार्टिकल्स होते हैं दैट आर इंट्रोड्यूस इनटू द एटमॉस्फेयर फ्रॉम बोथ, वो कहाँ से आते हैं, या तो नेचुरल सोर्सेज से भी आते हैं और एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज से भी आते हैं, जैसे कि वॉल्केनिक इरप्शन हो गया या फिर फॉसिल फ्यूल के कंबशन से हो गया। ठीक, ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनका अल्बिडो बहुत हाई होता है। इट मीन्स सिंपली दे कैन रिफ्लेक्ट इनकमिंग सोलर रेडिएशन बैक इनटू द स्पेस, और जिससे हमको क्या कौन सा इफेक्ट मिलता है, दैट इज कूल ग्लोबल क्लाइमेट। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्लोबल से प्रोसेस फॉर एरोसोल इज interception, sedimentation, impaction and this should be V deposition, नहीं it should be wet deposition। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज वेट डिपोजिशन। सो एक्चुअल में इसका जो आंसर होगा दैट विल बी डी, दैट इज वेट डिपोजिशन। ठीक, वेट डिपोजिशन इज क्रिटिकल एज ग्लोबल सिंक प्रोसेस फॉर एरोसोल। ये इन्वॉल्व करता है किसको, रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, और किससे, थ्रू प्रेसिपिटेशन से। ठीक है, और वो प्रेसिपिटेशन में सारा आएगा, रेन, स्नो, हेल। ठीक, जो आपका क्या कर रहा है, विच इफेक्टली इसकी वेंज एरोसोल एंड पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम द एयर, और उससे वो क्या हो रही है, डिपॉजिट हो रही है किसमें, लैंड में और वाटर बॉडीज में। ठीक, तो जो वेट डिपोजिशन है प्ले करता है एक सिग्निफिकेंट रोल, ठीक है, इन किस चीज़ में, क्लीनिंग द एटमॉस्फेयर। ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है दैट इज यू आर गिवन विथ सम असर्शन एंड reasons. Assertion is evaporation of surface water is reduced due to the black carbon in the atmosphere. Reason दे रखा है, जो presence होता है aerosol having black carbon is responsible for the dimming effect, and you have to find out the correct answer. Actual में इस case में assertion is also true and the R is the correct explanation of this your assertion. देखो, पहला स्टेटमेंट है दैट इज इवापोरेशन ऑफ सरफेस वाटर इज रिड्यूस टू द ब्लैक कार्बन इन द एटमॉस्फेयर। ठीक, एक्चुअल में क्या है, ये सही है, क्यों, क्योंकि जो ब्लैक कार्बन होती है वो सनलाइट को एब्जॉर्व करती है। ठीक, जिससे कि क्या होगा, जो लोकल विच विल लोकलाइज द वार्मिंग एंड ऑल्टरिंग द लोकल टेम्परेचर ग्रेडियंट, जिससे क्या हो जा रहा है, ये इफ़ेक्ट करता है इवापोरेशन के रेट को। ओके, जो हमारा रीज़न है ये हमको क्या असर्ट कर रहा है कि इससे डिमिंग इफेक्ट आ रहा है, तो इट इज़ ऑल्सो करेक्ट। क्यों, क्योंकि जो एरोसॉल्स होते हैं जिसमें ब्लैक कार्बन भी इंक्लूड होती है, ये रिफ्लेक्ट करता है सनलाइट को स्पेस में। ठीक है, जिससे कि रिड्यूस करता है सोलर अमाउंट ऑफ सोलर रेडिएशन रीचिंग द अर्थ सरफेस एंड पोटेंशियली रिड्यूसिंग द इवेपोरेशन रेट। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए। दोनों सही हैं और आर इज़ द करेक्ट जो रीज़न है, दैट इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑप्शन नंबर ए। ठीक, अब ये क्या कह रहा है, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द ग्रीन हाउस गैस ओजोन एब्जॉर्ब्स एंड एमिट्स ए लॉन्ग वेव रेडिएशन नियर द वेवलेंथ 9.6 माइक्रोमीटर, 11.2, 6.9 एंड 17.3 माइक्रोमीटर। ठीक, तो एक्चुअल में जो ओजोन इन द अर्थ के एटमॉस्फेयर में होती है वो एब्जॉर्ब करती है और एमिट करती है रेडिएशन को प्राइमरली अराउंड द वेब लेंथ ऑफ 9.6 माइक्रोमीटर। ठीक, ये हमारा क्या करता है, ये बेसिकली एनर्जी बैलेंस या एक तरीके से क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर की जो क्लाइमेट रेगुलेशन की प्रोसेस है इसको रेगुलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बेसिक नेचर ऑफ द लिथोस्फेयर डज नॉट अराइज फ्रॉम द एलिमेंट सोडियम एंड पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सिलिकॉन। एक्चुअल में जो बेसिक नेचर है ऑफ द लिथोस्फेयर ये अराइज होता है सबसे, किससे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। ठीक, अब एक्चुअल में क्या है, ये कंट्रीब्यूट करते हैं किस चीज़ में, फॉर्मेशन कौन से मिनरल्स के, जैसे माइका, कैल्साइट, ऑल्वाइन एंड पायरोक्सिन के फॉर्मेशन में। ठीक है, अब सिलिकॉन इज़ ऑल्सो अ फंडामेंटल कंपोनेंट ऑफ लिथोस्फेयर, जो फॉर्म करता है, फॉर्मिंग द बेसिस ऑफ सिलिकेट मिनरल्स विच आर अबंडेंट, जो हमारे अर्थ की क्रस्ट में बहुत अबंडेंट में पाए जाते हैं। बट द प्रॉब्लम इज कि द बेसिक नेचर ऑफ लिथोस्फेयर डज नॉट अराइज स्पेसिफिकली फ्रॉम SI एलोन, इसके साथ बहुत से अदर एलिमेंट के भी कंपोनेंट की ज़रूरत पड़ती है। दैट इज़ द रीज़न कि दिस शुड बी योर करेक्ट आंसर। सो इट मीन्स द बेसिक नेचर ऑफ जो लिथोस्फेयर का बेसिक नेचर है वो सिलिकॉन से नहीं आता है।
ठीक है, इसके आता है बट इसके साथ और कंपोनेंट भी ऐड होते हैं, इसलिए करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी. Hello students, we were solving some problems from the fundamentals of environmental science, and these are question from previous year's question paper. Okay, so the first question is that in temperate lakes upwelling replenishes न्यूट्रिएंट्स टर्नओवर ड्यूरिंग ऑटम एंड स्प्रिंग में, ऑटम और विंटर में, समर और विंटर में, या समर एंड स्प्रिंग में. तो एक्चुअल में जो टेम्परेट लेक्स होती हैं उसमें जो न्यूट्रिएंट की रिप्लेनिशमेंट होती है वो होती है ऑटम एंड स्प्रिंग में. ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो वर्टिकल मूवमेंट इन्वॉल्व होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच वाटर है कहाँ, डीप लेयर्स में. ठीक है, वो हमारा क्या आता है लेक की सरफेस में आता है, और उससे क्या होता है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं लाइक फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, उनका एनरिचमेंट इंक्रीज होता है. ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which one of the following statement is incorrect? Thermosphere and stratospheres are characterized by an increase in temperature with altitude. ये स्टेटमेंट ट्रू है. ठीक है, क्योंकि जो थर्मोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर में है दे आर कैरेक्टराइज बाई एन इंक्रीज इन द टेम्परेचर. किसके साथ? विद एल्टीट्यूड के साथ. सो इट इज़ करेक्ट. Second statement is troposphere and mesospheres are characterized by a decrease in temperature with altitude in general. This is also correct. So ये भी आपका true है. थर्ड हमारा क्या है कि जो लोएस्ट टेम्परेचर है इज़ फाउंड इन ट्रोपोपॉज में. ठीक, तो ये स्टेटमेंट हमारा एक्चुअल में इनकरेक्ट है. एक्चुअल में जो लोएस्ट टेम्परेचर फाउंड होता है दैट इज फाउंड इन मीसोफॉज में. ठीक है, जो कि बाउंड्री होती है किसकी, मीसोस्फेयर और थर्मोस्फेयर्स की. जबकि जो ट्रोपोस्पॉज है जो कौन सी है, बाउंड्री बिटवीन द ट्रोपोस्फेयर्स एंड द स्ट्रेटोस्फेयर्स marks the point where temperature stops decreasing with altitude and start increasing in the stratosphere. So ये हमारा incorrect statement है. ठीक, नेक्स्ट लास्ट जो हमारा स्टेटमेंट है that is Left rate determines the vertical stability of the atmosphere. This statement is also true. So हमारा जो incorrect statement है that is option number C, that is lowest temperature is found in the tropopause. Next जो हमारा question है that is above the earth's surface 90% of the total atmosphere mass is confined within first 5 किलोमीटर के अंदर, 10 किलोमीटर के अंदर, या 20 किलोमीटर के अंदर, या 30 किलोमीटर के अंदर. इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर सी. ठीक, एक्चुअल में जो एटमॉस्फेयर है वो हमारा डिवाइड होता है सेवरल लेयर्स के बेस्ड ऑन टेम्परेचर और कंडीशन के हिसाब से. डिफरेंट लेयर्स में, सेवरल लेयर्स में हमने डिवाइड कर रखा है. ठीक है, जो लेयर क्लोजेस्ट है अर्थ की सरफेस से, ठीक है, उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं ट्रोपोस्फेयर्स. और जो ट्रोपोस्फेयर है ये एक्सटेंड होती है कब से, 8 to 15 किलोमीटर के आसपास. ठीक है, सो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारे पास कुछ गैसेस दे रखी हैं और क्वेश्चन इज कि इनमें से कौन सी गैसेस हैं. ठीक है, यू हैव टू कंसीडर दीज गैसेस एंड दोज गैसेस रिमूव्ड फ्रॉम द एटमोसफेयर बाय द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन आर, वो कौन कौन सी हैं. ठीक, तो हमारा एक्चुअल में जो गैसेस जिनको हम ऑक्सीडेशन से रिमूव कर सकते हैं दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, एज वेल एज हमारे जो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, इनको हम रिमूव कर सकते हैं विद द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन से. एक्चुअल में ये क्या होता है, ये प्रोसेस अंडरगो करते हैं केमिकल रिएक्शन में, जहाँ की ये रिएक्ट करती हैं ऑक्सीजन के साथ. और क्या हमारे फॉर्म क्या होता है, जो रिजल्ट होता है दैट विल बी सम ऑक्सीडाइज्ड कंपाउंड्स. ठीक है, और प्रोडक्ट्स यू कैन से. ठीक है, और जो कि लेस हार्मफुल होती हैं और इन जनरल हमारी क्या होती है, इनर्ट भी यू कैन से. तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी ए, बी एंड सी. ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी विल बी
करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज यू आर गिवन विद द असर्शन एंड रीजन. ठीक है, और आपको पूछ रखा है कि ट्रोपोपॉज एक्ट करता है लेड की तरह. ये हमारा असर्शन है, लिमिटिंग बोथ कन्वेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर्स इनटू द हायर लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक, अगर हम इस स्टेटमेंट को एनालाइज करें तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. ठीक है, क्योंकि एक्चुअल में ट्रोपोपॉज जो होता है इट एक्ट एज अ लिड लिमिटिंग बोथ द कन्वेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम द ट्रोपोस्फेयर्स. ओके, ठीक, तो ये हमारा, ठीक है. अब ये क्या करती है, दिस स्टेबिलिटी इज ड्यू टू द टेम्परेचर इन्वर्जन इन आइसोथर्मल कंडीशन. तो ये स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है. ठीक, तो असर्शन हमारा ट्रू हो गया. ठीक, अब जो हमको रीज़न दे रखा है दैट इज एज ट्रोपोपॉज हाइट एंड एट द हायर लेवल्स द एटमोसफेयर इज स्टेबल. एक्चुअल में ये स्टेबिलिटी मैंने पहले इसका आंसर दिया, क्योंकि एक्चुअल में स्टेबिलिटी आती किस चीज़ से है, टेम्परेचर इन्वर्जन की वजह से. ठीक है, जहाँ हमारा टेम्परेचर क्या हो रहा है, वेयर द टेम्परेचर स्टॉप्स डिक्रीजिंग विद एल्टीट्यूड एंड मे इवन इंक्रीज. ठीक है, तो एक तरीके से बैरियर का काम कर रहा है. तो ये भी हमारा, ये एक तरीके से इसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तभी तो ये एज अ लिड वर्क कर रहा है. इट मीन्स बोथ ए एंड आर यानी असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. सो ऑप्शन नंबर ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यू आर गिवन विद द टू स्टेटमेंट. आपको दो स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड देन यू आर गिवन विद सम कोड्स. यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन इज, हेलोन्स स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज हेलोन यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर आर ब्रोमीन कंटेनिंग हाइड्रोजन फ्री सब्सटेंसेस एंड आर इन्वॉल्व इन द कैटालिटिक रिस्ट्रिक्शन इन ओजोन इन स्ट्रेटोस्फेयर. अब इस स्टेटमेंट को अगर हम चेक करें, ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा ट्रू है. ठीक है, क्योंकि जो हमारा क्या हो रहा है, ये सही है कि हेलोन्स को हम इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, किस वजह से, जो कि ब्रोमीन कंटेनिंग सब्सटेंस है, जो कि किस में इन्वॉल्व हो रही है, ओजोन के डिप्लीशन में. ओके, व्हेन इट कम्स टू द स्टेटमेंट 2, ये क्या कहता है, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट ओजोन लेयर इन द स्ट्रेटोस्फेयर यूज ऑफ CFCs वॉज ग्लोबली रिप्लेस्ड बाई HCFCs एंड HFCs फॉलोड बाय हेलोन्स आफ्टर क्योटो प्रोटोकॉल. ठीक, अब कंडीशन इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जो ग्लोबल एफर्ट्स थे एक्चुअल में उन्होंने रिप्लेस किया HFCs को. ठीक है, उन्होंने मतलब जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स थे उनको रिप्लेस किया, बट किसके साथ, सेफर ऑल्टरनेटिव्स के साथ. वो हमारे पास क्या थे, हाइड्रोक्लोरोकार्बन्स और HFCs. ठीक है, लेकिन इसमें जो ये हेलोन्स है ना, दिस इज फॉल्स. ठीक, इस वजह से हमारा स्टेटमेंट जो ये वाला है सेकंड, इट इज़ फॉल्स एंड दिस इज योर ट्रू स्टेटमेंट. सो ऑप्शन नंबर दिस सी विल बी करेक्ट आंसर, कि फर्स्ट वन इज़ ट्रू एंड सेकंड इज फॉल्स. अब आपके एग्ज़ाम बहुत सर पे हैं, तो आई एम होपिंग कि आप बहुत जल्दी अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और काइंडली रिव्यू दिस क्वेश्चन प्रॉपरली, क्योंकि ये आपको बहुत हेल्प करते हैं आपके प्रिपरेशंस में. ठीक, एंड ऑल्सो फॉलो माई चैनल. Next question is, you have to match, you are given with two lists and you have to match list 1 with list 2. ठीक, एक्सोस्फेयर स्टेट इधर लेयर्स दे रखे हैं, इधर उनके फंक्शन से एक तरीके से दे रखे हैं. ठीक, तो जो एक्सोस्फेयर्स है ना, ये हमारा क्या करेगा, किस चीज़ के लिए है, हाई टेम्परेचर ड्यू टू सोलर रेडिएशन. यानी यहाँ मैं अगर लिखूँ तो दिस A इज मैचिंग विथ 3. व्हेन इट कम्स टू द B स्ट्रेटोस्फेयर, this is matching with A, that is ozone formation. ठीक, when it comes to troposphere, ये हमारा मैच हो रहा है किसके साथ, एयर मूवमेंट्स एंड क्लाउड फॉर्मेशन के साथ, यानी C का जो करेक्ट कोड है दैट इज 4. एंड when it comes to the thermosphere is for propagation of radio waves, यानी D is मैचिंग विथ
3. So this will be your correct answer. A 3, B 1, C 4 and D 3. Next question is, the strong and rapidly moving circumpolar upper air westerly circulation in a narrow bit of a few hundred kilometer within the upper limit of a troposphere is called. ये बहुत सिंपल आंसर है इसका, बहुत ही इजी आंसर है. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेट स्ट्रीम. ठीक है, क्योंकि जो जेट स्ट्रीम्स होती हैं वो फास्ट फॉलोइंग होती हैं. ठीक है, जो ये हमारा ये पूछ रहा है रैपिडली. और ठीक है, नैरो एयर करंट्स फाउंड इन द अपर एटमॉस्फेयर. ठीक, ये क्या होती है? दे आर ड्रिवन बाय टेम्परेचर ग्रेडियंट बिटवीन एयर मासेस एंड प्ले अ क्रूशियल रोल इन अ वेदर पैटर्न एंड एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन. सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जेट स्ट्रीम्स. ठीक, नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है हमको कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं एंड यू हैव टू फाइंड आउट द करेक्ट आंसर कौन कौन से हैं. अब यहाँ एक एक करके आते हैं. UVC ब्रेक्स डाउन O2 मॉलिक्यूल्स इन द स्ट्रेटोस्फेयर. ये भी आपका करेक्ट है. सेकंड है 1% डिक्रीज इन द ओवरहेड ओजोन in the stratosphere result in the 2% increase in UVB intensity at the ground level. This is also true. ठीक है, क्योंकि अगर 1% डिक्रीज होता है ओजोन में, क्योंकि वो प्रोटेक्शन की तरह काम कर रही है ना, तो ये क्या रिजल्ट करेगा? 2% इंक्रीज हो जाएगा UVB इंटेंसिटी किस पे? ग्राउंड लेवल पे. सो दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक, थर्ड वन इज UVA इज बायोलॉजिकली द लीस्ट हार्मफुल. दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक है, एज वी नो दैट कि ये हमारी लीस्ट हार्मफुल होती है इन कंपैरिजन टू B एंड C. ठीक, डी ऑप्शन इज UVB हेल्प्स इन ओजोन डिसोसिएशंस. ठीक है, दिस इज ऑल्सो ट्रू. ठीक, और लास्ट जो है हमारा चैपमैन मैकेनिज्म डील्स विद ओजोन फॉर्मेशन एंड डिस्ट्रक्शन इन द एटमॉस्फेयर. ये भी ट्रू है. ठीक है, क्योंकि जो हमारी चैपमैन की मैकेनिज्म है ये डिस्क्राइब करती है ओजोन के फॉर्मेशन को और उसका डिस्ट्रक्शन को. ठीक है, कि एटमॉस्फेयर में कैसा हो रहा है, जिससे वो क्या कर रही है? मेंटेन कर रही है एक बैलेंस को. ठीक, इसका मतलब क्या हो गया? ये सारे स्टेटमेंट ट्रू हो गए. इट मीन्स हाँ, दिस C विल बी योर करेक्ट आंसर वेयर ऑल द ऑप्शंस आर करेक्ट. Last question for today's session is, the variability in height of the troposphere is independent of following factors. Sorry, it should be is dependent on following factors: longitude पे, latitude पे, temperature पे, season पे, vegetations पे. तो एक्चुअल में जो वेरिएबिलिटी होती है इन हाइट में ऑफ ट्रोपोस्फेयर में, वो इन्फ्लुएंस होती है हमारा लैटिट्यूड से. ठीक है, उसके बाद टेम्परेचर से. ठीक है, और उसके बाद सीजन से. तो इसका जो करेक्ट आंसर हो गया दैट इज B, C एंड D. दैट इज ऑप्शन नंबर B विल बी योर करेक्ट आंसर. तो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.